हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी से फिजिक्स में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, है ना। ज़्यादातर मैंने देखा हूँ कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बहुत लोगों ने पढ़ाया है। और जो छोटे छोटे गाँव में, ग्रामीण एरिए में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है स्कूल पे ही वो डिपेंड है लगभग, है ना, या गाइड से करते हैं। तो हमने आज थोड़ा सा प्रयास किया है कि आपको थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज हिंदी में और इंग्लिश मिक्स करके आपको मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँ। तो देखते हैं, बहुत शॉर्टकट मेथड से आपको मैं बताऊँगा। इसको बहुत ईजी है। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सबसे पहले तो ये है कि किस काम में आता है। तो बेटा ये जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के काम की एक युक्ति है। व्हीटस्टोन ने जो है किसी अज्ञात धातु का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। ठीक है, और इसमें जो है दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण पर धारामापी और कुंजी लगाई जा सकती है, बटन। ठीक है, बीच में अगर हम उस विकर्ण को अगर यूज़ किया जाए तो वो वहाँ पर जो है धारामापी में धारा को रोकने के कारण वहाँ धारा रुक जाती है, तो वो वाला पार्ट जो है वो ब्रिज, है ना, ब्रिज का काम करता है। तो इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के भी नाम से रखा गया है। देखो, सबसे पहले तो हम डायग्राम पे बात करते हैं। डायग्राम क्या होता है, मान लेते हैं एक प्रतिरोध हमने यहाँ लिया इस तरीके से, दूसरा जो है वो यहाँ इस तरीके से लगेगा। इसमें चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध लेकर, ठीक है, इन्होंने एक ऐसी युक्ति बनाई है कि अगर चारों प्रतिरोध को समंजित कर दिया जाए, एडजस्ट किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में धारामापी में विक्षेप जो है वो शून्य प्राप्त होता है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है एक यहाँ टर्मिनल, यहाँ एक धारामापी और इसके साथ में कुंजी लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको K2 दे देंगे हम, और यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जो है, ठीक है, एक विकर्ण यहाँ पर जो है इस चतुर्भुज के इस विकर्ण पे एक धारामापी इसमें लगाया है और एक कुंजी लगाई है। और यहाँ पर जो धारामापी है गैल्विन मीटर, ठीक है, उसमें जो संकेतक होता है, तो उस संकेतक ये बात का पता लगाता है कि इसमें से करंट बह रही है या नहीं बह रही है। ठीक है, अगर धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होती है तभी ये रिजल्ट देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करते, अब इसमें जो है वो करंट प्रवाहित करेंगे, तो करंट कैसे आएगी, बैटरी से आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बैटरी लगा देते इस तरीके से। यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दिया, प्लस माइनस। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो है इस बात की आप सावधानी रखें, जिधर बैटरी का प्लस रहेगा पॉजिटिव, उधर से ही धारा फ्लो होगी, धारा उधर से ही प्रवाहित होगी। ठीक है, इस तरीके से धारा जो है, मान लेते धारा क्या है, I है, और धारा, और यहाँ पर जो है संधि पर जब धारा पहुँचेगी तो यहाँ से इसको दो मार्ग मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ इसको जो है वो सिंबल दे देता हूँ, A, ठीक है, B, C और D, और इन चारों प्रतिरोधों के जो है वो हम नाम रख लेते हैं इस तरीके से। ज़्यादातर जिन नामों का चलन है, आप R1, R2, R3, R4 भी ले सकते हैं, जिन नामों का चलन है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ P, ठीक है, Q, R और S ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि P, Q और R तीन ज्ञात प्रतिरोध है, मतलब इन प्रतिरोधों के मान जो है हमको पता है कि ये प्रतिरोध कितना होता है, और S जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों की युक्ति इस प्रकार से तैयार की कि अगर इस मिडल पोर्शन में, इस भाग में अगर धारा प्रवाहित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये एक चीज़ इसके अंदर बताई गई है। दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है क्या लगाया गया है, एक ब्रिज तैयार किया गया है, मतलब यहाँ पर जो है वो धारामापी लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम इन प्रतिरोधों को, ठीक है,
सीरीज में नहीं मानेंगे, श्रेणी क्रम में नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो फिर ये श्रेणी क्रम में, ये वाला तार जो है वो सीधा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना, बी बिंदु यहाँ आ जाएगा। अगर ये ना हो, ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर ना हो तो ऐसी कंडीशन में P और Q काय में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, और नीचे वाला भी जो है वो भी काय में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, जिसको हम श्रेणी क्रम कहेंगे, है ना। R और यहाँ पर R और S इस तरीके से। ठीक है, तो इस श्रेणी क्रम में आ गए और ये श्रेणियाँ दोनों समांतर क्रम में लग गई। तो ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर जो है वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समांतर क्रम में होने के कारण, तब ये सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉसिबल क्या है, तो देखो क्या क्या संभव है। यहाँ हम बनाते, सबसे पहले बैटरी लगा दी हमने एक B, और बैटरी से करंट जो है वो कहाँ पहुँची, I। अब इस बॉर्डर पे जब वो यहाँ आएगी, संधि पर आएगी, तो धारा जो है दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके पास दो मार्ग यहाँ जाने के लिए हो गए। तो पहले तो हम मान लेते बेटा क्या, I1। ठीक है, इस तरीके से ये I1 हो गई और ये I2 हो गई इस तरीके से। ठीक है, अब I1 जो है वो आगे बढ़ती है और यहाँ B पर पहुँचती है इस जगह पर, तो यहाँ से भी जो है इसको दो मार्ग मिलते हैं। ठीक है, मान लेते धारा मापी की तरफ जो धारा आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, IG। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो यहाँ क्या होगा, तो I1 यहाँ पहुँची तो I1 माइनस IG इस तरीके से, I1 माइनस IG। क्यों I1 माइनस IG, तो बेटा I1 जो है उसका कुछ पोर्शन किधर गया, IG में गया। ठीक है, अगर धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है तो ऐसी कंडीशन में IG जो है वो 0 हो जाएगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई है। लेकिन हमने माना है अभी कि IG में कुछ धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में I1 का कुछ पार्ट IG जो है वो किधर जाएगा, धारा मापी में चले जाएगा। इसलिए हमने इस पोर्शन में बहने वाली धारा को क्या लिखा, I1 माइनस IG। अब जो है क्या होने वाला है, देखो IG जो है वो किधर आ रही है, D के तरफ आ रही है, D बिंदु पर आ रही है। ठीक है, और इधर से क्या आ रही है, I2 आ रही है। तो I2 और IG D पॉइंट पर जब इकट्ठे होंगे और इधर प्रवाहित होगी तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG इस तरीके से। तो इस पोर्शन में बहने वाली धारा क्या होगी, I2 प्लस IG होगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखो बिंदु C पर हमने टोटल धारा क्या प्रवाहित की थी, I दो पोर्शन में प्रवाहित हो गई, I1 और I2। जब ये धाराएं यहाँ पहुँचेगी बिंदु C पर तो क्या क्या पहुँचा हमारे पास, I1 माइनस IG। ठीक है, प्लस इधर से क्या पहुँचेगी, I2 प्लस IG। ठीक है, देखो IG से IG कैंसिल, तो क्या मिला हमको, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I। मतलब कुल धारा हमको यहाँ पर I1 प्लस I2 के रूप में वापस प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डायग्राम बनाया है वो सही है और सही कंडीशन में है। देखो अब जो है कैलकुलेशन क्या करते हैं हम इसके अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस पोर्शन को देखते, ये वाले पोर्शन को। ठीक है, इस पोर्शन को देखते तो इसमें एक बंद, ठीक है, लूप है यहाँ पर इस तरीके से, ये बंद क्या है, लूप है। ठीक है, तो किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ का सेकंड नियम हमने पढ़ा है कि किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धारा और संलग्न प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उन भागों में लगे विवा बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फिलहाल तो बेटा इसमें कोई विवा बल नहीं है, कोई सेल हमने जोड़ा नहीं है इस बंद जाल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे, देखो किरचॉफ की द्वितीय नियम से, ठीक है,
बंद जाल लेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर क्या बंद जाल होगा, ए बी डी ए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी डी ए इस तरीके से। इसमें मैं बेटा किरचॉफ का सेकंड नियम लगाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं हम, देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। अब हमने जो है इसमें प्रवाहित धारा जो है, ठीक है, क्या है, I1 है, और इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I2 है। तो किरचॉफ का सेकंड नियम, ठीक है, क्या कहता है, देखो अगर धारा का एक चक्र पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है, तो मुख्य धारा की दिशा में आने वाली धारा धनात्मक ली जाएगी, ठीक है, और विपरीत दिशा में आने वाली धारा ऋणात्मक ली जाएगी। ये हमारा नियम होता था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो नियम लगाते हैं, ठीक है। तो देखो एक चक्र हमने पूरा कंप्लीट किया और हम इधर बढ़ रहे, तो ये मुख्य धारा की दिशा में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, धारा और संलग्न प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है। यहाँ से इधर चलते हैं, इधर चलते हैं इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, IG, और गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली है उसका प्रतिरोध क्या मान लेंगे, G मान लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये भी धारा के दिशा में चल रहे हैं, और जब इधर आएंगे तो ये धारा के विपरीत दिशा में है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ -I2R, और विवा बल जो है इसके अंदर कोई सेल नहीं जुड़ा है, तो विवा बल क्या हो जाएगा, 0, इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इक्वेशन लिया है यहाँ पर। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ क्या होता है बेटा, 4 प्रतिरोधों की, ठीक है, इस भुजाओं पर प्रतिरोधों को इस तरीके से समंजित किया जाता है कि धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए, 0, यानी यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है, तो ऐसा कब संभव है बेटा, जब B और D का विभवांतर ना हो, जब B और D का विभव क्या हो, समान हो, ठीक है। अगर B और D का विभव समान है तो ऐसी कंडीशन में जो है इस विकर्ण में धारा आएगी ही नहीं, यानी यहाँ पर जो है धारामापी में धारा नहीं आएगी, विक्षेप क्या होगा, 0 होगा। ऐसी स्थिति में ये कब संभव है, जब B और D का विभव क्या है, समान है, ठीक है। क्योंकि धारा को चलने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, किधर चलेंगे, विभवांतर होने पर चलेंगे। तो बेटा यहाँ B और D का विभव अगर समान हो जाए तो फिर धारामापी में विक्षेप क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में IG क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं I1P, ये 0 हो गया, तो -I2R इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो I1P पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा I2R, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यही वाला, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड नियम इस लूप में लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे बंद जाल, ठीक है, क्या है, B C D B में, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड नियम। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो धारा का एक चक्र पूरा कंप्लीट करने के बाद में मुख्य धारा की दिशा में आने वाली धारा और संलग्न प्रतिरोध कैसे लिए जाएंगे, धनात्मक लिए जाएंगे। तो क्या है बेटा यहाँ I1 माइनस IG, ठीक है, ये धारा इंटू संलग्न प्रतिरोध क्या है, Q, इस तरीके से। ये धारा की दिशा में आ रहा है, ठीक है, तो काय में रहेगा, प्लस में रहेगा। अब हम इधर से इधर चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, विपरीत, ये विपरीत दिशा में आ रहा है, तो ये हो जाएगा -I2, ठीक है। मैं यहाँ लेता हूँ बेटा I2 प्लस IG, और प्रतिरोध क्या है, इंटू Q, इस तरीके से। अब इधर चलते हैं तो ये भी मुख्य धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, और प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर G है, तो प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, IG इंटू G, मुख्य धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस हुआ और ये वाला पोर्शन भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और यहाँ पर हो जाएगा टोटल 0, क्योंकि इसमें सेल जोड़ा नहीं गया है,
ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। इस विकर्ण में धारा है ही नहीं, है ना, गैल्वेनोमीटर में क्या है, जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में आई जी हम क्या शो कर देंगे, जीरो शो कर देंगे। तो आई जी जीरो हो गया तो I1Q, ठीक है। यहाँ पर आई जी जीरो हो गया तो -I2Q, ठीक है। आई जी जीरो है तो ये टोटल जीरो हो गया और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। इसलिए I1Q पक्षांतर करते इज इक्वल टू I2Q हो जाएगा और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं बेटा हम, यहाँ पर देखो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, हम भाग दे देते हैं यहाँ पर। तो क्या होने वाला है भाग देने पर, देखो I1P अपॉन में I1Q इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा I2R और बटा हो जाएगा I2Q, इस तरीके से, ठीक है। I1 कैंसिल और ये हो जाएगा बटा P बटा Q इज इक्वल टू R बटा Q, और यही क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है देखो यहाँ क्या बता रहा है कि ऐसी कंडीशन में जब B और D का विभव समान है और गैल्वेनोमीटर में अगर जो है धारामापी में विक्षेप शून्य हो, विक्षेप यानी इसमें एक संकेतक लगा हुआ है जो बताता है कि इसमें करंट प्रवाहित हो रही है या नहीं प्रवाहित हो रही है। अगर उसका संकेतक जीरो पर है तो इसका मतलब ये है कि इसमें धारा क्या है, जीरो है, धारा फ्लो क्या है, जीरो है। ऐसी कंडीशन में ये कब संभव है, जब B और D का विभव क्या है, समान है। और B और D का विभव समान क्यों होता है, तो बेटा इन प्रतिरोधों को इस तरीके से समंजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है कि G में धारा जा ही ना। और G में धारा कब नहीं जाती है, जब B और D का विभव समान हो जाता है। तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है बेटा जब P बटा Q बराबर से R बटा क्या हो, S हो, ठीक है। तो P और R Q की वैल्यू रखकर अज्ञात प्रतिरोध S की गणना की जा सकती है, इस तरीके से, ठीक है।